Welcome to the today's lecture. We discussed some of the applications of total internal reflection of light, and today we will discuss one of the beautiful application of total internal reflection of light, that is out view of fish or point source lying inside the water. आज हम क्या काम करेंगे, हम वाटर में एक पॉइंट सोर्स लेंगे, से वाटर में हम एक फिश लेंगे और हम देखेंगे जो ये फिश है इसको जो आउटसाइड वर्ल्ड है उस आउटसाइड वर्ल्ड का कौन सा पार्ट नजर आएगा। आज हम देखेंगे एक फिश को हम लेंगे इनसाइड द वाटर या एक पॉइंट सोर्स हम रखेंगे इनसाइड द वाटर। हम देखेंगे जो इस पॉइंट सोर्स से लाइट आएगी वो लाइट जो है उस लाइट का कौन सा पोर्शन जो है वो लाइट इस वाटर से बाहर जाएगा, या हम ये बताएंगे जो ये फिश है इसको आउटसाइड वर्ल्ड कैसा दिखेगा। जो ये पॉइंट सोर्स है इसका जो आउटसाइड वर्ल्ड इसको है, आउटसाइड वर्ल्ड जो है यानी जो वाटर के सरफेस से बाहर वर्ल्ड है वो इसको कैसा दिखेगा। लेट अस टुडे डिस्कस दिस आउट व्यू ऑफ फिश यानी आउटसाइड व्यू ऑफ फिश यानी व्यू ऑफ फिश आउटसाइड द वाटर दैट इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो आपकी ये फिश है इसको या पॉइंट सोर्स जो है जो वाटर के अंदर है इसका जो आउट व्यू है ये रिस्ट्रिक्ट किया गया है, यानी इसको पूरी दुनिया नजर नहीं आएगी, इसको पूरी दुनिया नजर नहीं आएगी बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेट अस टुडे एक्सप्लेन हाउ दिस इज पॉसिबल। सपोज बेटा यहां पर मेरा ये वाटर है, सपोज दिस इज वाटर, दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। ये फ्री सरफेस है क्योंकि इसके ऊपर एयर है। सपोज हमारी जो फिश है या पॉइंट सोर्स है दैट इज एट पॉइंट पी इनसाइड द वाटर विच इज एट ए डेप्थ h below the free surface of water। हमने पॉइंट P लिया which is at a depth D below the free surface of water। यह है पॉइंट P, it is at a depth H below the free surface of water। सपोज जो हमारी फिश है that is at point P, यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक फिश है। नाउ इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज ऑफ लाइट आएंगे, वेरियस रेज ऑफ लाइट will come from this object। उन रेज को क्या करना है, उनको जाना है from denser to rarer medium, उन रेज को जाना है from denser to rarer medium। एक रे ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट से आई, इस फिश से आई, इसने इस सरफेस को जिसने किसको सेपरेट किया, वाटर को यानी डेंसर मीडियम को सेपरेट किया किससे, एयर से, इस पे ये नॉर्मली स्ट्राइक कर गई। क्योंकि हमें पता है जो भी रे इस इंटरफेस या इस सरफेस पे नॉर्मली स्ट्राइक करेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन दैट रे ऑफ लाइट विल गो अनडिविएटेड। सपोज अनदर रे ऑफ लाइट, दूसरी रे ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट से आई, इसने इस फ्री सरफेस ऑफ वाटर को इस पॉइंट ए पे स्ट्राइक किया एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। यहां से भी ये रे ऑफ लाइट आई इस ऑब्जेक्ट से, इंसिडेंट रे, इसने सपोज इस सरफेस ऑफ वाटर को, फ्री सरफेस ऑफ वाटर को इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया, इसका नाम मैं रखूंगा ए डैश एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। क्योंकि व्हाट इस लाइट को जाना है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, देयरफॉर दिस विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस साइड में एंगल आर होगा ग्रेटर देन एंगल आई, यहां पर भी ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नाउ आपको पता है अगर हम ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये जाएगी मोर एंड मोर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एट ए सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, ये जो इस ऑब्जेक्ट से ये रे ऑफ लाइट आ गई, सपोज इसने इस सरफेस को स्ट्राइक किया एट पॉइंट एस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। यहां से भी ये रे ऑफ लाइट आई,
इसने इस सरफेस को स्ट्राइक किया, सपोज इस पॉइंट पे, दिस पॉइंट आई विल कॉल एस डैश एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। आपको पता है जब एक रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से आएगी और वो उस सरफेस को जिसने डेंसर मीडियम को सेपरेट किया गया होगा रियरर मीडियम से उस पे स्ट्राइक करेगी एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। उस सूरत में क्या हो जाएगा, जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है इट विल गो अलोंग द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ये रे ऑफ लाइट जो है इट विल गो अलोंग द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां बढ़ जाएगा, अगर अब इस ऑब्जेक्ट से एक और रे ऑफ लाइट आई, मगर दिस रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये लाइट जो है ये दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, इट विल गेट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, यानी ये एयर में नहीं जाएगी, ये वापस आएगी वाटर में। यहां से भी अगर हम ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो हमारा जो ये इंसिडेंट लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट जो है इट विल सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड विल कम बैक इनटू द डेंसर मीडियम। इसका मतलब है बियॉन्ड एस और एस डैश जो भी लाइट रेज इस पॉइंट सोर्स से आई, जो भी लाइट रेज इस फिश से आई, वो लाइट रेज इस मीडियम में नहीं चली गई। These rays of light, they came back into the water. Therefore, जो ये लाइट है, ये लाइट जो है ये बाहर नहीं जाएगी। इसका मतलब है बाहर वही लाइट जाएगी which will lie between S and S dash। अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे, यहां पर हमें एक सर्कल बन गया, जिस सर्कल की जो रेडियस है वो रेडियस जो है दैट इज QS, उसको हम R रखेंगे नाम। इसका मतलब है only those rays of light coming from the fish, coming from the point object will come out of the water which will lie within this circle having radius QS which I denote by R। इस सर्कल के बाहर जो भी लाइट इस फिश से आएगी या इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से आएगी वो आउटसाइड वाटर नहीं जाएगी। इसका मतलब है जो ये फिश है इसको जो आउटसाइड वर्ल्ड नजर आएगा वो आउटसाइड वर्ल्ड इसको खाली नजर आएगा इस सर्कुलर हॉरिजन में। ओनली द आउटसाइड वर्ल्ड लाइंग इनसाइड दिस सर्कल विल बी सीन बाय द फिश। जो रेस्ट वर्ल्ड होगा वो इस फिश को खाली डार्क नजर आएगा, यानी अगर ये फिश ऐसे देखेगी तो इसको जो ये पूरा बाहर का वर्ल्ड है वो उसको डार्क नजर आएगा, या ऐसे देखेगी यहां से इसको पूरा जो आउटसाइड वर्ल्ड है वो डार्क नजर आएगा। इसको खाली आउटसाइड वर्ल्ड नजर आएगा, जो आउटसाइड वर्ल्ड खाली इस सर्कल में लाई करेगा। अब हमने इसी सर्कल की रेडियस निकालनी होती है इस क्वेश्चन में, और रेडियस निकालने के साथ साथ हम एरिया निकालेंगे कितना एरिया जो ये फिश है इसने आउटसाइड वर्ल्ड का कितना एरिया देखा। चूंकि मैंने कहा आपको इसको जो आउटसाइड वर्ल्ड है वो नजर इसको आया एक सर्कल में, लिहाजा जो एरिया इसको नजर आएगा आउटसाइड वर्ल्ड का दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस सर्कल। सो नाउ लेट अस कैलकुलेट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल फर्स्ट। चूंकि ये एंगल जो है ये एंगल सी है, PQ जो है वो इस लाइन को पैरेलल है और इनको ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, लिहाजा ये एंगल जो है दिस विल बी इक्वल टू C। इसी तरह ये वाला एंगल जो होगा दिस एंगल विल बी आल्सो इक्वल टू C। ये एंगल जो है ये C एंगल है, इसको हम कहेंगे सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन। नाउ यहां पर हम एक ट्रायंगल लेंगे, वो ट्रायंगल कौन है PQS। QS इसका परपेंडिकुलर है, PQ इसकी बेस है। PQ जो है दैट इज इक्वल टू S। हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQS, QS divided by PQ, QS is perpendicular and PQ is base। परपेंडिकुलर बाय बेस जो होता है दैट विल बी tan थीटा, लेकिन थीटा के बदले यहां पर C है दैट इज tan C। अब QS जो है दैट इज R, PQ जो है दैट इज H, R by H इज इक्वल टू tan C। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब है R इज इक्वल टू H tan C। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम रखेंगे। ये इक्वेशन दिखाती है कि जो फिश है होगी, जो पॉइंट सोर्स होगा, इसको बाहर वाला दुनिया एक सर्कल में नजर आएगा, जिस सर्कल की रेडियस जो होती है वो होती है R इज इक्वल टू H tan C। ये इक्वेशन हम तब यूज करेंगे जब हमें ये क्रिटिकल एंगल दिया गया होगा।
कभी कभी हमें इस मीडियम का, इस लिक्विड का, इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया होगा, उस वक्त हम इस फार्मूला को किस सूरत में लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे R इज इक्वल टू H, टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, तो मैं लिखूंगा H साइन C डिवाइडेड बाय कॉस C। अब इस कॉस को भी हम साइन की शक्ल में लिखेंगे। हमें पता है फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कॉस को हम साइन में तब्दील करेंगे, ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यही फार्मूला हम यहां लगाएंगे। अब कॉस जो होता है दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस सी होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। अब हम ऐसे जाएंगे, हम ऐसे लिखेंगे R इज इक्वल टू H साइन C डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर C। इसको नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 7। हमें साइन C और क्रिटिकल एंगल के दरमियान रिलेशन पता है। हमें यह पता है कि साइन C होता है बराबर 1 बाय म्यू, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब यहां पर हम साइन C का वैल्यू इस इक्वेशन में देंगे, हमें क्या निकलेगा? हमें निकलेगा R इज इक्वल टू H इंटू 1 बाई म्यू साइन C के बदले डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू होल स्क्वायर। अब यह आएगा R इज इक्वल टू, दिस विल कम आउट इन दिस वे, R इज इक्वल टू H बाई म्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 ही हो गया, 1 डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा? यहां पर बेटा हमें मिलेगा R इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय म्यू होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर। अब ये म्यू जो है, ये बाहर आएगा, हमें निकलेगा R इज इक्वल टू H बाई म्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू एंड म्यू गोस, तो हमें फार्मूला निकलेगी R इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। दिस फार्मूला, इस इक्वेशन या इस फार्मूला को हम इक्वेशन नंबर 3 रखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इससे भी हम इस सर्कल का रेडियस नजर निकाल सकते हैं, जो सर्कल इस फिश को नजर आएगा, जिस सर्कल में सारा बाहर का दुनिया इस फिश को नजर आएगा। हम इसको भी, इस इक्वेशन को यूज करेंगे जब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया होगा। तो R हमारा निकला H डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। इस R से हम इस सर्कल का डायमीटर भी निकाल सकते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2R इज इक्वल 2H। चूंकि 2R होता है डायमीटर, तो इस सर्कल का हम डायमीटर भी निकाल सकते हैं। और यहां पर इस सर्कल का हम एरिया भी बता सकते हैं, एरिया भी हम इस सर्कल का बता सकते हैं। इस सर्कल का एरिया, जिस सर्कल में इस फिश को बाहर की दुनिया नजर आई, इस सर्कल का हम एरिया भी निकाल सकते हैं। चूंकि इस फिश को बाहर का दुनिया एक सर्कुलर हॉरिजन में नजर आएगा, तो हम इसका एरिया भी बता देंगे। ए होता है बराबर पाई R स्क्वायर, तो ए होगा बराबर पाई R दिया गया है, R स्क्वायर हो गया H स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। यह है एरिया इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम एरिया लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ दिस क्रिटिकल एंगल। हमें पता है जो H होता है, जो R होता है, वो होता है H tan C। तो उस वक्त एरिया जो होगा वो होगा पाई R स्क्वायर, यानी वो होगा पाई H स्क्वायर tan स्क्वायर C। इससे एरिया निकालेंगे जब क्रिटिकल एंगल दिया गया होगा, इससे एरिया निकालेंगे जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया होगा। This completes this beautiful question. Discuss some numerical problems based on this TIR. Basically, these are based on these out of fish which we discussed today. When we place the object inside the water, and by placing the object inside the water, we calculated the radius of the circle which this object can see. Now, the first numerical says that a fish is looking up through a water, sees outside world contained in a circular horizon. हमारे पास एक मछली है, ये मछली कहां पर है? ये पानी में है, और ये पानी में से ऊपर देखती है, और उसने तो वर्ल्ड है, वो वर्ल्ड इसको एक सर्कुलर हॉरिजन में नजर आया। If the refractive index of water is 4/3
and the depth of fish below the free surface. जो आपका फ्री सरफेस है वहां से इस फिश का जो डेप्थ है वो 12 सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया गया है और आपको क्या निकालना है, द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। जो ये सर्कुलर हॉरिजन में जो आउटसाइड वर्ल्ड इसने देखा, आपको उसी सर्कुलर हॉरिजन का या उसी सर्कल की रेडियस निकालनी है। आपको इन तीन में बोलना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। लेट अस डू दिस न्यूमेरिकल। बेटा हमें म्यू दिया गया है, म्यू है 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इसके बाद बेटा हमें दिया गया है जो डेप्थ ऑफ फिश है बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, दैट इज 12 सेंटीमीटर। जो फिश है वो फ्री सरफेस से, जिसने एयर को सेपरेट किया वाटर से, वहां से 12 सेंटीमीटर की डेप्थ पे है। हमें उस सर्कुलर हॉरिजन का रेडियस निकालना है जिसमें इस फिश को आउटसाइड वर्ल्ड नजर आ रहा है। मैंने आपको दो फार्मूला बताई। एक मैंने बताया था R इज इक्वल टू H tan C। ये फार्मूला हम तब यूज करेंगे जब आपको क्रिटिकल एंगल दिया गया होगा। दूसरी फार्मूला मैंने बताई R इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। इस वक्त हमें C नहीं दिया गया है, हमें H दिया गया है और म्यू दिया गया है। लेट अस यूज दिस फार्मूला। यहां पर हम R लिखेंगे, R हो गया बराबर, H हमारा 12 है, 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 1। ये R आपका बेटा आएगा 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 4 हो गया 16 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 1। ये R आपको आ गया 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 9। 16 9 1 हो गया 9। ये R आपको आएगा 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 7/9। अब 9 जो है ये रूट से बाहर आएगा 3 की शक्ल में। ये बन गया आपको R इज इक्वल टू 12/√7 होल डिवाइडेड बाय 3। अब 3 ऊपर आएगा, आपको R निकलेगा बराबर 12 3 हो गया 36। दिस इज 36 डिवाइडेड बाय √7 सेंटीमीटर्स। तो उस सर्कल का रेडियस जो होगा वो होगा 36 डिवाइडेड बाय √7 सेंटीमीटर्स। दिस कंप्लीट्स न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, a point source of light is placed 4 meters below the surface of water। आपको एक पॉइंट सोर्स दिया गया है, उसको वाटर के फ्री सरफेस से कितना नीचे रखा गया है, कितना नीचे रखा गया है 4 मीटर्स। और यहां पर इसने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 5/3। द मिनिमम डायमीटर ऑफ डिस्क विच शुड बी प्लेस्ड ओवर द सोर्स on the surface of water to cut the light coming out of the water is 2 meters, 6 meters, 4 meters and 3 meters. Let us do this numerical. क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा, ये हमारे पास वाटर है। इजी है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं इसको डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम से आपको थोड़ा सा समझ आएगा। ये यहां पर हमने एक पॉइंट सोर्स रखा है, सपोज इसको हम O रखेंगे नाम। ये वाटर का फ्री सरफेस है, इस फ्री सरफेस से कितनी डेप्थ पे रखा गया है, ये 4 मीटर की डेप्थ पे। अब आपको पता है जो ये पॉइंट सोर्स होगा, जो आउटसाइड वर्ल्ड होगा, वो उसको आएगा नजर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर हॉरिजन। आउटसाइड द वर्ल्ड जो ये पॉइंट सोर्स देखेगा, दैट आउटसाइड वर्ल्ड इसको नजर आएगा इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर हॉरिजन। अब मैंने आपको बताया था इस पॉइंट सोर्स से वही लाइट बाहर आएगी जो इस सर्कल पे फॉल करेगी। अब हमने ये सारी लाइट जो इस पॉइंट सोर्स से आई, ये लाइट जो हमने ये लाइट कट ऑफ करनी है। तो इसका मतलब है हमने ये एक डिस्क रखनी है इस सर्कुलर इस सर्कल पे, हमने एक सर्कुलर डिस्क रखनी है। जब हम डिस्क को इस सर्कल पे रखेंगे, उस डिस्क की वजह से जो यहां से ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही, वो सारी लाइट कट ऑफ हो जाएगी। लिहाजा वो लाइट जो है वो बाहर नहीं आएगी। लिहाजा उस डिस्क की जो रेडियस होगी या उस डिस्क का जो एरिया होगा, वो एरिया बराबर होगा एरिया ऑफ दिस सर्कल, जिस सर्कल से इस ऑब्जेक्ट की लाइट बाहर आएगी। सो लेट अस कैलकुलेट फर्स्ट द रेडियस ऑफ सर्कल। उसके लिए हमें फार्मूला पता है। यहां पर जो म्यू है, म्यू कितना दिया गया है, म्यू हमारा दिया गया है 5/3। एच जो है, एच क्या दिया गया है, एच दिया गया हमारा
5/3, h दिया गया है 5/3, h कितना दिया गया है? h दिया गया है 4 मीटर्स। जरा निकालना क्या है हमें? निकालना है हमें एक डिस्क का डायामीटर निकालना हमें। क्योंकि मैंने आपको बताया वो डिस्क जो होगी वो डिस्क बिल्कुल सर्कुलर होगी, क्योंकि वो डिस्क हमने इसी सर्कल पे रखनी है, क्योंकि यही सर्कल जो है, इसी सर्कल पे जो लाइट आएगी वही बाहर आएगी। अब उसी लाइट को हमने कट ऑफ करना है और इसका मतलब है वो सर्कुलर डिस्क हमें इस सर्कल पे निकालना है। अब हमने इस सर्कुलर डिस्क का डायमीटर निकालना है। पहले हम इसकी रेडियस निकालेंगे। हमें r के लिए फार्मूला है r इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो r हो गया बराबर h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू आपका है h का है, h किसके बराबर है? h है आपका 4, म्यू है बेटा 5/3 होल स्क्वायर माइनस 1। ये आपका r निकलेगा 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर हो गया 25 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 1। आपका r निकलेगा बराबर 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 9। r आएगा आपको बराबर 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 16/9। अब आपको r बराबर आएगा 4 डिवाइडेड बाय 16 का रूट जो होगा वो 4, उसके बाद 9 का रूट जो हो गया वो गया 3 जो आपका है वो ऊपर आएगा। तो आपको आएगा r इज इक्वल टू कितना आएगा भाई? आपको आएगा ये 4 3 12, दिस इज 12 डिवाइडेड बाय 4। आपका r जो है वो आएगा 3 मीटर्स। लेकिन आपको डायमीटर निकालना है। डायमीटर d जो होगा वो गया ट्वाइस r, दैट विल बी 2 into 3, दैट इज 16 मीटर्स। तो इसका मतलब है उस सर्कुलर डिस्क का डायमीटर जिससे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट आई वो सारी कट ऑफ हो जाएगी, उसका डायमीटर हमें निकला कितना? 6 मीटर्स। दिस कंप्लीट्स दिस न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नीट में। A point source of light is kept at a depth h in a water। हमारे पास यही क्वेश्चन रिपीट है। एक पॉइंट सोर्स है, उस क्वेश्चन नंबर 2 में जो डेप्थ था वो था 4 मीटर्स, यहां पर जो डेप्थ है वो है h, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 यहां दिया गया है। द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द सरफेस थ्रू व्हिच लाइट एमिट्स इज। सीधे हमने रेडियस निकालनी है। लेट अस डू दिस न्यूमेरिकल। हाइट जो है, हाइट हमें h के बराबर दी गई है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है वो है 4/3। हमने रेडियस ऑफ सर्कल निकालनी है। जिस सर्कल से ये लाइट बाहर निकलेगी। डेप्थ जो है, डेप्थ h है, उसको हाइट भी हम मानेंगे। वही फार्मूला हमारे पास, जो फार्मूला है क्या है हमारे पास? r इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये आप खुद भी कर सकते हैं। r जो है दिस इज h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4/3 होल स्क्वायर माइनस 1। अब आप इसको कैलकुलेट करो। ये r जो है दिस इज h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 16 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 1। ये r जो है ये आपको बनेगा h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 9। ये r जो है ये बनेगा h डिवाइडेड बाय रूट 7। 3 का रूट निकलेगा, 3 का रूट हो गया 3 ऊपर जाएगा, तो आपका r निकला 3h डिवाइडेड बाय रूट 7। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। आपको ये नीट में डाइवर जो होता है, जो पानी में कूद जाता है, a diver is at a depth of 12 meters in a water। डेप्थ जो h जो है वो दिया गया है 12 मीटर्स। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया गया है। sees the sky in a cone। क्योंकि जो स्काई है, स्काई ये देखता है एक सर्कुलर पोर्शन में, ऊपर सरफेस में एक सर्कुलर पोर्शन आता है। यहां क्वेश्चन कहता है sees the sky in a cone of semi vertical angle। हमने निकालना है उस कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल है, हमने वो निकालना है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। यहां पर इस पॉइंट में हमारा डाइवर बैठा है, और डाइवर की जो डेप्थ है बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर वो है 12 मीटर्स। ठीक है। अब आपको पता है जो ये डाइवर है, जो इस डाइवर से जो लाइट आएगी, इसको खाली वो पोर्शन नजर आएगा
इसको खाली वो पोर्शन नजर आएगा जो पोर्शन एक सर्कुलर हॉरिजन में होगा ऐसे। चूंकि मैंने आपको बताया यहां मैं एस लूंगा, यहां मैं एस डैश लूंगा। मैंने आपको बताया कि बियॉन्ड एस, क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा था मैंने कहा था बियॉन्ड एस जो आपका ये पॉइंट सोर्स है, जो आपका ये डायवर है, इसको ऊपर वाली दुनिया नजर नहीं आएगी। क्योंकि बियॉन्ड एस जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल के से ज्यादा होगा। अब ये एंगल जो है दिस इज ए क्रिटिकल एंगल, और ये एंगल जो है दिस इज आल्सो सी, दिस इज आल्सो सी, और ये वाला एंगल जो है दिस इज आल्सो सी। तो कोण का जो पूरा एंगल है वो 2c है। चूंकि एक क्रिटिकल एंगल है, हमें क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दरमियान फार्मूला पता है। हमें पता है साइन c इज इक्वल टू 1/μ। सिंपल क्वेश्चन, 10 सेकंड में हम कर सकते हैं इसको। चूंकि हमें c निकालना है, ये क्रिटिकल एंगल है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, चूंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, लिहाजा अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। हमें यही सेमी वर्टिकल एंगल निकालना है, यानी इस वर्टिकल एंगल जो 2c है इसका हाफ एंगल जो होगा वो होगा सेमी वर्टिकल एंगल। हमें वही निकालना है, हमें ये c निकालना है। अब c म्यू दिया गया है 4/3, ये हो गया sin c इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4/3, 3 ऊपर आएगा, ये हो गया sin c इज इक्वल टू 3/4। अब c निकालो, c हो गया sin इनवर्स 3/4। सिंपली sin c इज इक्वल टू 1/μ, sin c इज इक्वल टू 1/4/3, 3 ऊपर आएगा, c इज इक्वल टू sin इनवर्स 3/4। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑप्टिकल फाइबर्स आर रिलेटेड विद कम्युनिकेशन, लाइट, कंप्यूटर, नन ऑफ दीज। हमें इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना है। क्योंकि मैंने कल आपको ऑप्टिकल फाइबर पढ़ाया था, मैंने बताया था वहां पर हम इसको टेलीकम्युनिकेशन में यूज करते हैं, हम इसको यूज करते हैं फॉर ट्रांसमिटिंग ऑप्टिकल सिग्नल्स। इसका मतलब है जो इसका पहला पार्ट है, ऑप्टिकल फाइबर्स आर रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी जल्दी कर सकते बेटा। ऑफ डायमंड, क्वेश्चन शुरू से, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू, कल पढ़ा मैंने, यहां पर इसने 3 ऑप्शंस दिए हैं, शेप, कटिंग, रिफ्लेक्शन, TIR। क्योंकि आपको पता है जो डायमंड है, डायमंड के अंदर जो है वो लाइट कलेक्ट होती है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लिहाजा ब्रिलियंस ऑफ डायमंड जो होगा वो होगा ड्यू टू TIR। ये भी थ्योरी बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद TRI। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको देखना है कि इन 4 में which one is not associated with total internal reflection। पहला पार्ट जो है मिरेज फॉर्मेशन, क्योंकि मिरेज जो है दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर जो है दिस इज आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लिहाजा ये भी मुंसलिक है TIR के साथ। ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड यानी ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड जो है इसकी ब्रिलियंस या इसकी ग्लिटरिंग जो होती है ये भी, इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। अब डी पार्ट रहा डिस्पर्शन ऑफ लाइट, क्योंकि डिस्पर्शन ऑफ लाइट को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन आपको आएगा वो आएगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो है दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। दिस इज एम्स में आया है बड़ी बार ये क्वेश्चन, और नीट में भी आया है। लेट अस सी व्हाट इज दिस क्वेश्चन इज सेइंग। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ऑप्टिकल फाइबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बोलने हैं हमें। S1 जो क्या कहता है, ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स ओनली। नो डाउट ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स, बट नॉट ओनली ऑप्टिकल सिग्नल्स। हम दूसरे सिग्नल्स जो है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो भी ऑप्टिकल फाइबर से ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो देयरफॉर ऑप्टिकल फाइबर कैन नॉट बी ओनली यूज्ड फॉर ऑप्टिकल सिग्नल्स, इट कैन बी यूज्ड फॉर अदर पर्पस आल्सो। क्वेश्चन लिहाजा पहला जो S1 जो है, S1 के साथ हम क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस S1 टू बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर S2 क्या कहता है, ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। बिल्कुल, ऑप्टिकल फाइबर से हम जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स है उनको ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, लिहाजा ये ऑप्शन ठीक लग रहा है मुझे। S3, intensity of light signals sent through optical fiber suffer very small loss। मैंने आपको कल बताया था जो ऑप्टिकल फाइबर है इसमें जो लाइट ट्रांसमिट होती है उसमें लॉस ऑफ इंटेंसिटी बहुत कम होता है,
मैंने आपको बताया था लगभग 99.9% जो लाइट है वो सीधे जाती है, थोड़ी सी लाइट एब्जॉर्ब होती है, लिहाजा इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो बहुत कम लॉस होती है। लिहाजा मुझे लग रहा है कि S3 भी ठीक है। S4 क्या कहता है? ऑप्टिकल फाइबर्स इफेक्टिवली एम्प्लॉय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। S5 क्या कहता है? ऑप्टिकल फाइबर्स आर ग्लास फाइबर्स। बिल्कुल ग्लास फाइबर्स है, कोटेड विद ए थिन लेयर ऑफ मटेरियल विद लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर का जो अंदर वाला पोर्शन होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने कल बताया था 1.7 है, और बाहर जो कोटिंग जिसको हम क्लैडिंग कहते हैं, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.5। इसका मतलब है जो बाहर वाली कोटिंग है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लोअर है। इसका मतलब है S5 भी ठीक लग रहा है मुझे। अब मुझे देखना है S1 एंड S2 आर करेक्ट। S1 एंड S2 दोनों करेक्ट है बिल्कुल। अब मुझे देखना एप्रोप्रिएट करेक्ट कौन है। S2 एंड S3, S3 एंड S4, S2, S3, S4 एंड S5। चूंकि खाली ये ऑप्टिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रिक भी कर रहा है। चूंकि यहां वर्ड ऑनली लिखा है, लिहाजा हमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है D। S2 भी ठीक है, S3 भी ठीक है, S4 भी ठीक है, एंड S5 is also correct. This completes these beautiful numericals on this applications of total internal reflection.